लोग भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन यार एक चीज़ होती है कि उनका काम जो होता है, जो उनका नाम होता है, जो उन्होंने मेहनत की हुई होती है, वो कभी इस दुनिया से जाती नहीं है। बात कर रहे हैं हम शेन वॉर्न सर की। जी हाँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कल जब हम बैठे थे तो न्यूज़ चैनल पे नीचे फ्लैश हुआ कि पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का निधन हुआ। तो हमें लगा कि हाँ, सुबह शायद रोड मार्च जो सर थे उनका ध्यान हुआ था, तो शायद वो वाली न्यूज़ अभी भी दे रहे हो। लेकिन नहीं, वहाँ पर शॉकिंग था कि शेन वॉर्न सर का लिखा था। यकीन मानिए 2 मिनट तक सिर्फ आंखें खुली थी, हैरान थे हम कि सच में ये कोई न्यूज़ है या एरर तो नहीं, या फिर कोई फेक न्यूज़ तो नहीं चलाई गई। लेकिन वो बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं थी जब फॉक्स स्पोर्ट्स ने कंफर्म किया कि नहीं, ये न्यूज़ है। अयान, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहने के लिए क्या है, क्योंकि शेन वॉर्न सर जो है वो बहुत करीबों में से रहे हैं। पहले भी बहुत क्रिकेटर्स का ध्यान होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस जनरेशन ने कितना कनेक्शन फील किया है उन प्लेयरों से, और शेन वॉर्न सर उनमें से डेफिनेटली एक है। आईपीएल में भी बहुत सारे उनका बिहेवियर बहुत बेहतरीन रहा है प्लेयर्स के साथ। वो सिर्फ अपनी टीम को लेकर नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी निकाले हैं, बाकी टीमों के लिए भी बहुत बड़े मोटिवेशन हो रहे हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट के तो आप उन्हें लेग स्पिन के गॉड कहें तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो डेली क्रिकेट उनकी तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट दिल से देना चाह रहे हैं कि वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी फैमिली को इस वक्त स्ट्रेंथ मिले। गॉड से यही हम प्रे कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि शेन वॉर्न सर को हमेशा लोग अपने खेल में, अपने दिलों में याद रखें। खैर, दुनिया एक जगह पे रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे खेल हो, चाहे वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया एक जगह नहीं, दुनिया को आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। तो अयान, आपका रिएक्शन क्या होगा इसमें? उसके बाद हम अपने काम की तरफ भी आगे बढ़ें। बिल्कुल, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेडमी में जाते आता रहता हूँ कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ याद है, जब एक मेरा दोस्त है विनोद नाम का। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझसे पूछता है कि अभी हाल फिलहाल में हम 2-3-4 महीनों से ही हम लगातार स्पिन, एक्चुअली लेग स्पिन बॉलर है, वो भी लेग स्पिन बॉलर है। और एग्जैक्टली मैंने उससे कहा था 3-4 महीने पहले कि आप शेन वॉर्न सर के जो बॉलिंग है उनके वीडियोस देखो, और जो उन्होंने टिप्स बताए हैं आप उनको ट्राई करके देखो। और लिटरली आप लोग यकीन नहीं मानेंगे शायद कि वो आज बहुत ही अच्छा हमारी अकेडमी में बॉलर है लेग स्पिन का। इस 3-4 महीनों में उसने बहुत प्रैक्टिस की है। यकीन नहीं होता कि शेन वॉर्न सर जो बोलते, खाली उन्होंने बोला है एक वीडियो में, तो इतने कारगर उनके टिप्स हो जाते हैं। अगर वो सामने आके किसी को सिखा दे तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता होगा उन बॉलर्स के लिए। जैसे कि युजवेंद्र चहल की मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने एक्सपीरियंस अपना साझा किया कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरे आइडल रहे हैं। तो कईयों के आइडल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई क्रिकेटर्स के आइडल रह चुके हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अब तक क्रिकेट बनने की पड़ाव में हैं, जो बनना चाह रहे हैं, क्लब्स और अकेडमी से गुजर रहे हैं, उनके भी मोटिवेशन रहे हैं शेन वॉर्न सर, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो खैर, उम्मीद करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि खेल और जो उनका काम है वो किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। अब जितने भी स्पिनर्स हैं, बॉलर्स हैं, अपनी तरफ से वो पूरा कोशिश करें, जो भी उन्हें आइडल मानते हैं वो पूरी कोशिश करें कि शेन वॉर्न सर की एक एक सिखाई हुई चीज़ों को वो लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बातें सामने रखें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितने मैंने कुछ सीखा है उसमें शेन वॉर्न सर का बात है कि शेन वॉर्न सर कभी जाएंगे तो नहीं, इतना यकीन। बिल्कुल, जब तक इस दुनिया में लेग स्पिन है, जब तक इस दुनिया में लेग स्पिन बॉलर रहेंगे, शेन वॉर्न सर हमेशा जिंदा रहेंगे, इसमें कोई दोहराई की बात, बिल्कुल दोहराई की बात नहीं है। और डेली क्रिकेट हमेशा इस तरह की चीज़ों में आगे हमेशा रहेगा। खैर, अब हम अपने काम की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। शो मस्ट गो ऑन, जैसे कि कहावत है, उस पर चलते रहना चाहिए। लेकिन शेन वॉर्न सर हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैप्टनसी कंपैरिजन्स के बारे में। जी हाँ, 8 ऑस्ट्रेलिया टीम्स के कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, जो ओडिया स्टेटस वाली टीम्स है यहाँ पर उनकी बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के चैलेंजेस अभी झेले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम इन्हें कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप 1 साल के पैरामीटर को ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिसेंट परफॉर्मेंस की मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 1 साल में ये जो 8 कप्तान रहे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ एक बार 8 कैप्टन के हम नाम बता देते हैं टीम्स के, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखिए आप स्कॉटलैंड के काइल गॉड्सन हैं, और इसी के साथ घेरार्ड इरास्मस है, नामीबिया
कंबोडिया से, नेपाल से संदीप लामिछाने हैं, पीएनजी से असद वला हैं, यूएई से अहमद रजा हैं, और साथ ही साथ आप यूएसए से जी हाँ मोनाक पटेल जो कि न्यू कप्तान बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ बात करें अहमद रजा, जी हाँ यूएई के कप्तान, और आई थिंक पीटर सिलार, जिशान मकसूद, माफ कीजिएगा, जिशान मकसूद ओमान से। तो ये 8 कहीं ना कहीं कप्तान अपनी अपनी टीमों के। बिल्कुल, तो ये सब अपने टीमों के कप्तान हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर हम इनका कंपैरिजन करना चाहें पिछले 1 साल में इनकी कैप्टनसी परफॉर्मेंस को अगर देखें, कैप्टनसी में उन्होंने किस तरह से डिसीजंस लिए हैं, किस तरह से टीम को आगे बढ़ाया है, या फिर टीम का डाउनफॉल हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ब्लंडर्स किए, कुछ गलतियां की हैं, ये सारी चीजों को देखने के बावजूद अगर हम कंपेयर करें कि कौन से स्टैंड पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसी को कंपैरिजन को लेकर हम आपके सामने हाजिर है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे नीचे से, एंड 8वें नंबर पर आपको क्या लगता है जिनका सबसे डिसअपॉइंटिंग और पुअर परफॉर्मेंस रहा है एज अ कैप्टन, और क्यों? बिल्कुल, और 8वें नंबर पे है नीदरलैंड्स के कप्तान पीटर सिलार। जी हाँ, हम इनकी बात कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा कि आखिर चीजें क्या हैं और किस वजह से वो इस रैंक पे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा देखिए, पहला तो यही है कि टीम में जो उनकी चेंजिंग को लेके जो अभी तक 11 है, कहीं ना कहीं सबसे पहले जो चेंज करते रहते हैं कि आज यहाँ ये प्लेयर है। अभी पीटर सिलार को देख के यही नहीं लगता कि उनके सामने कोई परमानेंट स्क्वाड है। उनको यही नहीं पता कि हमें स्क्वाड क्या लेना है, हमें प्लेयर्स कौन से लेने हैं, हमें जरूरत किस चीज की है। आप इतनी बड़ी सुपर लीग सीरीज खेल रहे हैं लेकिन कुछ ग्रैब नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे हैं। हमें इस पूरे सुपर लीग में अपने 11 लड़के खिलाने हैं, हर सीरीजों में चेंज नहीं करना। हर सीरीज में नीदरलैंड्स की चेंज हो रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऐसा भी लगता है पीटर सिलार को देख के कि शायद उनके माइंड में कोई विजन नहीं है, बिल्कुल उन्हें कुछ चेंज नहीं करना। जैसे हर कप्तान का या हर टीम का एक होता है कि वो रखी है ट्रॉफी या फिर वो रखा है क्वालिफायर, हमें उसे चेस करना है। नीदरलैंड्स के कप्तान को बिल्कुल भी पीटर सिलार में वो नजर नहीं आता कि हम किसी चीज को चेस कर रहे हैं। सिर्फ बयान दे देना, कह देना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोच सर की भी बात, यहाँ कोच सर की खैर बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ कप्तानी की बात हो रही है। पीटर सिलार के विजन में वो प्लेयर बिल्कुल नजर नहीं आता। हर बार चेंज करना, हर बार फिट रहते हुए प्लेयर्स को ना लेना, ये हैरान करता है। बिल्कुल सही, तो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि हमने इनको 8वें नंबर पे रखा है। एक आप सुपर लीग जैसे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, आपका थोड़ा स्टैंडर्ड भी तो हाई है बाकी 7 टीमों से। बिल्कुल सही, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आपको बोल देना चाहिए। आप किसी को ये मत बोलिए कि मौके दीजिए, ये दीजिए। मिला है तो आप उसको करके दिखाइए कि नहीं हम बेटर हो रहे हैं। हार रहे हैं, अब हारे ही जा रहे हैं, लेकिन टीम सिलेक्शन में भी इतना ज्यादा टीम जब सेलेक्ट होकर सामने आती है, जब 11 नजर आती है, वहीं हारी हुई लगती है नीदरलैंड, तो कम्पीट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही कहा। एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज पे कमेंट किया था बहुत पहले, मुझे याद है कि टीम सिलेक्शन से ही पता चल जाता है नीदरलैंड्स की कि ये टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं। खूब चेंजिंग्स होती है, तो कहीं ना कहीं वो बाइट सही थे और इसी चीज पे हम भी कायम है। नंबर 7 पे एक पालन ऊपर चले, कौन से कप्तान को हमने रखा है? बिल्कुल, और नंबर 7 पे यहाँ पर यूएसए के कैप्टन, जी हाँ न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन मुनाक पटेल है हमारे लिस्ट और इस लिस्ट में 7वें नंबर पर इसीलिए हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें अभी उतने ज्यादा मैचेस मिले नहीं हैं, अभी इनको और देखना बाकी है। 2 मैचेस जो आयरलैंड के खिलाफ T20 के हुए थे, वहां पर एक में जीत मिली थी, वो एक अच्छी जीत आप कह सकते हैं मिली थी ओवरऑल, लेकिन इसीलिए 7वें नंबर पे है। लेकिन डेफिनेटली ये शायद उससे नीचे होते परफॉर्मेंस के बेस पे, या फिर उससे और ऊपर भी हो सकते थे अगर हमें और मैचेस भी देखने को मिले, खास करके वनडे में मैचेस देखेंगे किस तरह से होती है, किस तरह की चीजें होती है। लेकिन ओवरऑल हाँ, क्वालिफायर्स में और देखना होगा कि ग्लोबल क्वालिफायर जो भी होगा वहां पर एक अच्छा टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ इसी रीजन से उस 7वें नंबर पे अभी और देखना है। सिर्फ 2 मैचेस के बेस पे मुनाक पटेल को जज कर पाना यहाँ मुश्किल है, और उसके लिए उनको ऊपर कर देना और किसी डिजर्विंग को नीचे कर देना ये भी गलत होगा। नंबर 6, बिल्कुल, और नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर असद वला, जी हाँ पीएनजी के कैप्टन आ जाते हैं। असद वला ऑब्वियसली है, 12 मैचेस हैं, 12 हारे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात T20 वर्ल्ड कप, बहुत बड़ी बात है उसके क्वालिफाई करना, वहां तक पहुंचना कहीं ना कहीं, और वहां पर जाकर कप्तान ने भी कैसा किया है, क्या किया है, प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन कप्तान परफॉर्म कर रहा है या नहीं वो भी एक चीज है। और हम सब जानते हैं असद वला जो परफॉर्मिंग करते हैं अपने बल्ले से, वो किसी और कप्तानों में नहीं दिखता। जी हाँ, उनका इम्पैक्ट किसी टीम में अगर है तो वो सबसे ज्यादा है बाकी टीमों के मुकाबले। असद वला ऐसे रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए कि एक बॉलर भी, उस टीम का बॉलर भी असद वला से सीख सकता है, असद वला को ऐसा रोल मॉडल मान सकता है। इस तरह का इम्पैक्ट असद वला का रहता है पूरी टीम में। कोई अगर मान लीजिए 100 रन है तो 50 रन उनके होंगे, 200 रन है तो 80 रन उनके होंगे। लगभग उनका जो इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल, बॉलिंग से भी वो विकेट निकालते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, अच्छी खासी प्लेसमेंट भी लगाते हैं, कुछ चीजें बहुत सारी चीजें
बेटर करने की जरूरत है, इसीलिए वो इतने नीचे हैं, क्योंकि उसी की वजह से रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं। लेकिन पीएनजी को इतनी ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं, कुछ खास डोमेस्टिक नहीं, बहुत खस्ता हालत हम कह सकते हैं, उस तरह की स्ट्रीमिंग्स नहीं, लोगों के साथ उतना कनेक्शन नहीं है क्रिकेटर्स का। अगर मैं बात करूँ जैसे मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैचेस देखते वक्त इतनी सारी ऑड्स के बावजूद भी अगर ये टीम T20 वर्ल्ड कप खेली है तो इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट असद वाला को जाता है और टीम को भी जाता है। लेकिन असद वाला ने संभाला है इस टीम को, जो इम्पैक्ट छोड़ा है डेफिनेटली वो बाकी दो से ऊपर ही होंगे। शायद मनाक पटेल से ऊपर होते अगर मैचेस वो ज्यादा खेलते, हम ज्यादा देखते तो, लेकिन वो नए हैं इसीलिए वो 7 नंबर पर होते हैं। अब यहाँ पर टॉप 5 की अगर मैं बात करूँ यार, 5वें नंबर पर यहाँ पर कौन सा कप्तान हो सकता है अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें? बिल्कुल, और यहाँ 5वें पे है ओमान के कैप्टन जिसान मकसूद। जी हाँ, ये हैं 5वें नंबर पर, जिनका परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली देखे तो बहुत खराब याद रखिएगा, सिर्फ पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात हो रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत खराब रहा है। वर्ल्ड कप में भी आपने जिस तरीके का परफॉर्म किया, शुरुआत वहीं से हुई। बिल्कुल, आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपने जिस तरीके का परफॉर्म किया और फिर आप हार भी गए। सिर्फ आप एक मैच जीत पाए कहीं ना कहीं, वो भी पीएनजी के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, जबकि आप काफी एक्सपीरियंस ले चुके थे 2016 से। तो बहुत उससे पहले आपने श्रीलंका के साथ मैचेस खेले अपने ही ग्राउंड पे। बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जिसान मकसूद का क्या है कि खुद का कोई अभी डिसीजन नहीं है कि अभी मैं कहाँ आ सकता हूं, मुझे क्या करना है। ये सब चीज उनके माइंड में नहीं है कि मुझे कहाँ पर अपने आप को फिट करना है, कहाँ पर ये प्लेयर फिट हो सकता है। उनको अपनी प्लेयर को स्टडी करना है। जी हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर्स को स्टडी करें। अभी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस डाउन आए, वो अयान खान को किस डाउन भेजें, वो सोहेब को किस डाउन भेजें। कभी वो सूरज कुमार को बाहर कर देते हैं, कभी वो अयान खान को सोहेब को बाहर कर देते हैं, कभी वो आमिर करीम जैसे बॉलर जो 5 विकेट लेते हैं उन्हें डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या वो ओडीआई में बने रह सकते हैं। आप उन्हें ट्राई भी कर सकते हो ओडीआई में, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि अयान जिसान के पास कुछ ऐसा कोई बड़ा हथियार है, तो वो जितना ट्राई करे उतना बेहतर होता है। बिल्कुल सही, ये सब चीजें हैं। आपके पास दोनों चीजों का डिपार्टमेंट है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक स्पिनर किस वे में सोच सकता है और एक बैट्समैन स्पिनर है। बिल्कुल सही, और आप 1 डाउन आने चाहिए, आप 2nd 3rd डाउन क्या कर रहे हैं? यहाँ की डेली क्रिकेट ने पिछले 2 महीनों से यही रन लगाए हुए। एक बार आप आए, आपने देखिए शानदार नॉकआउट इनिंग खेली, वापस आपने खुद को पीछे कर लिया। तो ये क्या आपके माइंड में ही कुछ नहीं चल रहा है? आप अपने प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाए, आप प्लेयर्स का डाउन ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर कहीं ना कहीं जिसान मकसूद करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी कप्तानी में। रिसेंट की बात करें और उसी वजह से आपको रिजल्ट्स आपके सामने है कि ओमान के जो रिजल्ट्स हैं हाल फिलहाल में, उनका नेपाल के खिलाफ भी स्ट्रिक्स धीरे खराब होता चला है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं खराब हो गया है। वो भी इस 1 साल के अंदर ही हुआ है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में हारे, क्वाड्रेंगुलर सीरीज में हारे, उसके बाद क्वालीफायर्स में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर आ जाती है, आधी हो चुकी है टॉप 4 कप्तानों की मैं बात करना चाहूंगा यार। 4थे नंबर पर कौन सी टीम के कप्तान है और उनकी वजह? बिल्कुल, 4थे नंबर पर आ जाते हैं यहाँ संदीप लामिछाने। जी हाँ, नेपाल के कैप्टन, न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन है संदीप लामिछाने। जिस तरीके के ऑड में, जिस तरीके के ज्यादा घमासान के बाद वो टीम लेके आए, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत कैंप लगा, बस वहीं पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई। तो सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये है इनको 4थे पे देने का कि डोमेस्टिक जो है, अगर उसे ना कराकर, डोमेस्टिक को ना कराकर वहां पर सीरीज रखवाते, वहां संदीप लामिछाने को बुलाते, उनसे कप्तानी करवाते, तो फिर आप देखते कि संदीप लामिछाने शायद क्वालिफाई करवा चुके होते। बिल्कुल, तो ओवरऑल जो क्वालिफायर्स में कहीं ना कहीं इस तरह की परफॉर्मेंस की बात है जो हमने 4थे नंबर पे रखा है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर डायरेक्टली संदीप लामिछाने एज अ कैप्टन को दोष नहीं दे सकते। संदीप लामिछाने एज अ कैप्टन को दोष देने के बजाय कुछ चीजें हैं कि वो क्यों 4थे पे, वो आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और रोल आ जाता है, वो है कैन का। कैन ने किस तरह से रोल निभाया, डोमेस्टिक के बजाय इंटरनेशनल मैचेस को नहीं रखा, 20 में 10 महीने काफी गैप रखा, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन यहाँ बात फिर से मैं कहूँगा कैन या फिर कोच सोच के नहीं हो रही है, स्ट्रिक्टली वापस हम कैप्टनसी पे आते हैं। संदीप लामिछाने को हमने 4थे पे क्यों रखा है, टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकते? नहीं, देखिए बिल्कुल कुछ गलतियां बिल्कुल है। आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज में देखिए, जब आपको मौके मिले वहां पर आपने 1 डाउन पे आप कभी किसी और को उतारते हैं, लेकिन आप ज्ञानेंद्र मल्ला को पीछे कर देते हैं जो कि फॉर्म में है नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है। तो आप उनको ट्राई करिए ना कि फॉर्म में लाने की आपने कितनी कोशिश करी कि नहीं, ये भी हमें देखना है। नए प्लेयरों को आप कितना आपने उस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में मौका दिया, ये भी देखने वाली बात थी कहीं ना कहीं। अब एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 डाउन पर किसी यंग प्लेयर को भेजा,
मतलब यंग मतलब नए किसी प्लेयर जी को हाँ। भेजा, विवेक कुमार यादव या फिर लोकेश राम, किसी को भी भेजा, किसी को भी मान लीजिए आपने भेजा, एक मैच में आपने भेजा, वो नहीं चले, उनको पीछे कर दिया, वापस ज्ञानेंद्र मल्ला को आपने 1 डाउन या 2 डाउन कर दिया। ये फिर अलग से है, ये आपको खुद ही को नहीं पता कि मुझे करना क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो आपने ज्ञानेंद्र मल्ला को फॉर्म में लाने के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? बिल्कुल आप कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते थे कि नहीं विवेक यादव और लोकेश बाबू जो भी यंगस्टर्स प्लेयर्स हैं उनको मौके देने से बेटर है कि मैं ज्ञानेंद्र मल्ला को कोशिश करूं कि वो किस तरह से फॉर्म में आने की कोशिश करें, उनको मैं उसी डाउन पे लगातार भेजूं, बाकी फिर उसके बाद पीछे आ सकूं। और फिर आपने पूरी तरह से लोकेश बाबू और विवेक को भी मौके नहीं दिए और पूरी तरह से ज्ञानेंद्र को भी 1 डाउन का या 2 डाउन का मौका नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं डाउनडोल में आप फंसते चले गए और इसका खामियाजा फिर हमें देखने को मिला से देखने को मिला, पूरी की पूरी बिखरी हुई नजर आई, ना कोई फॉर्म में ना कोई आउट में, दीपेंद्र और कुशल चलते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी बस कहीं ना कहीं यही डाउन ऑर्डर पता होता है देखने वाले को पहले मैच से पहले कि अच्छा कुशल तो ओपनिंग आएंगे और फिर सेकंड डाउन दीपेंद्र सिंह आएंगे, ना 1 डाउन का मालूम है ना नीचे कोई डाउन का, तो खैर छोड़ ही देती है, वो तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं संदीप से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जो बहुत बहुत महंगा पड़ा नेपाल की टीम। बिल्कुल नेपाल की टीम पे। और एक चीज और है, जैसे कि हमने कहा था पहले भी कि अहमद रजा की कैप्टनसी में जो हमने देखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा संदीप लामिछाने से उम्मीद थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं। ऑन स्पॉट डिसीजंस जो है संदीप मैच के बीच में ज्यादा रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो प्री प्लान करके कुछ नहीं आए हैं, पहले से कुछ बात करके कुछ ये करके कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो मैं क्या करूंगा, इस तरह की सिचुएशन तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पर मैंने संदीप लामिछाने को बहुत बार देखा क्वालिफायर में भी कॉन्ट्रैक्ट में भी कि वो बीच में फंसते चले जाए, 2-3 जगह पे वो फंस गए कि अरे यार अब ये वाला ओवर किसे दूं। जब सागर ढकेला साहब आलम पे रन्स गए थे तब वो सोच में पड़ गए कि अब ये ओवर किसे दूं। उन्हें कम से कम 1-1.5 मिनट लगा ये सोचने में कि मुझे अब बॉल किसको देनी है। बिल्कुल सही। ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी दिखाती है ओपोनेंट को, उसके बाद ओपोनेंट हावी होता है, जैसे कि यूएई आपको साथ क्वालिफायर में भी हुआ और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में भी हुआ। तो ये छोटी मोटी चीजें, बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात कि वो अभी 4th पेस में, अभी उनको वनडे में और देखना है, बड़े फॉर्मेट में और देखना है। वो काफी लीग सीरीज खेल चुके हैं, तो T20 का फिर भी उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। वनडे में देखना है कि वो इसमें किस तरह से करते हैं, इसीलिए डेफिनेटली वो टॉप 3 में किसी भी हाल में नहीं हो सकते जब तक वनडे में उन्हें हम देख नहीं लेते। टॉप 3 की बात करना चाहूंगा तीसरे नंबर। बिल्कुल, और तीसरे नंबर की बात करें तो काइल क्वाइटजर यहाँ तीसरे पे आ जाते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के वन ऑफ द बेस्ट कप्तानों में से एक है, कहीं ना कहीं बहुत पुराने हैं। और जिस तरीके की उन्होंने कप्तानी की है अपने इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग में अपनी टीम के साथ, बहुत दबदबा रहा है स्कॉटलैंड की टीम का वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में अभी तक। और टीम बहुत ज्यादा दिखती है पहले से ही कि सबको रोल दिया हुआ है, आपको रोल बताने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि अरे हम क्या करें। बिल्कुल सही। जिसान मकसूद से जो शिकायत थी वो काइल क्वाइटजर बिल्कुल 100% करते हुए, जिसान मकसूद को अगर फॉलो करना है तो काइल क्वाइटजर कर। बिल्कुल सही। आप देखिए उनके बैट्समैन का जो डाउन ऑर्डर है वो भी सेम होता है, मैथ्यू क्रॉस है, कैलेब मैकलियॉर्ड है, काइल क्वाइटजर है, विजय बेलिंगटन आ जाते हैं, इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर रहता है। तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं कि अपने प्लेयर्स को जो रोल है वो आपको आपके दिमाग में भी हो और प्लेयर्स भी जानते हो कि हाँ भाई अब 20वां ओवर आ गया है, अब कप्तान मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ अब मुझे कुछ करना होगा। ये सब चीजें होती हैं जो बिलीव होना चाहिए एक दूसरे पे, वो दिखता है कहीं ना कहीं क्वाइटजर। बिल्कुल। और अगर टॉप 2 में काइल क्वाइटजर नहीं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है स्कॉटलैंड का निराशाजनक परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश को हराया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश को उससे पहले भी हरा चुके थे, लेकिन सुपर 12 में इस तरह का परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड ने किया वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल रहा, बहुत निराशाजनक रहा। नामीबिया से भी आप हार गए कहीं ना कहीं, जिनका इतिहास आप कितने पुराने हैं, आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेला हुआ, उसके बावजूद भी आप इस तरह के प्रेशर को नहीं देख पाए कि सुपर 12 में आपने नामीबिया से भी आपको शिकस्त दे दी है। वहां कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ने बहुत डिसअपॉइंट किया और ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन स्कॉटलैंड से थी उस लेवल की परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड से निकलकर नहीं आई, कम से कम। क्योंकि आप सिर्फ नामीबिया को नहीं, आपको तो अफगानिस्तान को हराने के बारे में सोचना चाहिए था। मैं स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी भी अगर नामीबिया, PNG और इंग्लिशों को हराने की सोचेंगे तो कब तक चलेगा। आप एक तरफ बांग्लादेश को हरा रहे हैं, दूसरी तरफ आप नामीबिया और अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं। आपने बांग्लादेश जैसी एक अच्छी ऊपर की लेवल की टीम को हराया और आप नामीबिया और अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं। क्या आप प्रेशर नहीं ले पाए? ये सबसे बड़ा एक ब्लंडर हुआ है स्कॉटलैंड के लिए रिसेंटली, इसीलिए वो टॉप 3 में डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर। नंबर 2, बिल्कुल नंबर 2 पर यहाँ पर है नामीबिया के कैप्टन ग्रांट एरास्मस, जहाँ पे बहुत कम टाइम में इन्होंने बेहतरीन कप्तानी की है।
वर्ल्ड क्रिकेट लीग में भी जिस तरीके से हमें देख रहे हैं, नामीबिया 2019 के बाद जो उठी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। पहले इतनी कुछ नहीं थी नामीबिया इतना, लेकिन अब जिस तरीके से क्रिकेट खेलती है नामीबिया, बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ऑलराउंडर का डिपार्टमेंट हो, बहुत फील्डिंग हो, काफ़ी यंग लड़के अब टीम में मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे हैं। कैप्टन्स भी बहुत बेटर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी में आ रहा था यानी कि उन्होंने तो एक कैप्टन भी रेडी कर लिया है। ग्रैंड रास्मस के एब्सेंस में उनके पास जेजे स्मिथ रेडी है। बहुत बड़ी बात है ये ग्रैंड रास्मस नहीं डेवलप किया है कहीं ना कहीं, वाइस कप्तान वो ऑलरेडी है टीम के, और साथ साथ में अपनी टीम को लेके चलते हैं, डिसीजंस भी लिए जाते हैं, और ग्रैंड रास्मस डिसीजन बहुत बोल्ड लेते हैं कहीं ना कहीं, ये बहुत है। और सबसे बड़ी बात है जो खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत ज़्यादा करते हैं ग्रैंड रास्मस जब ग्राउंड में होते हैं फील्डिंग के वक्त। बिल्कुल, और इसीलिए नामीबिया की रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी थी, उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स को हराया, और उसके बाद एक और टीम आयरलैंड को भी उन्होंने मात दी। जी हाँ, आयरलैंड और नीदरलैंड्स को हरा के वो आगे पहुंचे, उसमें उन्होंने स्कॉटलैंड को भी हराया, और उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका लगातार जारी था। ठीक ठाक वो खेले। इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से वो इकलौती टीम थी, स्कॉटलैंड और नामीबिया में से वो इकलौती टीम थी जो ऑल आउट नहीं हुई उनके सामने, और उनके बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टुकड़ों में सही, सुपर डॉग की बात कर रहा हूँ, टुकड़ों में सही, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस निकाले उन्होंने स्कॉटलैंड के मुकाबले, काइल कॉर्जर के मुकाबले। तो डेफिनेटली ग्रैंड रास्मस ने अपनी टीम को इतने कम वक्त में इतना बेहतरीन संभाला है, हैट्स ऑफ है पूरी तरह से। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी उन पे नजर काफी ज्यादा है, तो नंबर 2 पे वो जरूर बने रहेंगे। नंबर 1 कैप्टन रिसेंटली टाइम में, इसमें कोई दो राय नहीं है, अहमद रजा को जाता है। जिस तरह के ऑड्स से वो गुजर कर इस टीम को लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इस टीम ने। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी बहुत तेजी से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से यार मैं देख रहा हूँ अभी 1-2 महीने में जो परफॉर्मेंस हुई है, कोई यूएई को पहले नहीं कह रहा था कि यूएई वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में टॉप 3 में हो सकती है, अब अचानक से सबको लगने लगा है कि टॉप 3 में यूएई भी कहीं हो सकती है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी जीत है अहमद रजा, बहुत बड़ी जीत है। क्या अलग है बाकी 7 कप्तान से उनके अंदर? नहीं, देखिए अलग तो है, अलग बहुत कुछ है। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ऑफ द फील्ड, ज़्यादा दूसरी टीम को वो दिखाने नहीं देते हैं कि भाई हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, अभी हमारे पास प्लान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी टीम ये सोचती है कि अच्छा इनका सब कुछ रेडी सेट है, अच्छा अभी अगला, अरे यार इसको तो मैंने अभी मारा था, इसको फिर से ओवर दे दिया, इस तरीके से तो वो जताने नहीं देते हैं कि हाँ मेरे पास कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है उनकी तरफ जो चाहता है कि वो दूसरी टीम को कमजोरी नहीं थामने देते अपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम कप्तानों को आता है, और ये क्वालिटी अहमद रजा के अंदर है। दूसरी अगर चीज की बात करूं तो उन्होंने कूट के एक चीज यूएई की टीम में भरी है, और वो है एग्रेसिव अप्रोच, जो कहीं ना कहीं यूएई की टीम में नजर नहीं आता था। अब बहुत एग्रेसिव, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी कहा था कि ओडीआई और T20 में दोनों में वो ओडीआई की तरह T20 में खेलते थे। अब उन्होंने अलग कर दिया है, अपने प्लेयर्स के माइंड में घुसाया है कि ये T20 है और ये ओडीआई है, आपको दोनों में अलग तरीके से क्रिकेट खेल के दिखाना है, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए ये मैसेज अपने प्लेयर्स तक पहुंचाने में। जिस तरह से उन्होंने इस टीम को संभाला है, जिस तरह से प्लेयर्स का यूटिलाइज किया है, उनके डाउन ऑर्डर का, उनकी स्ट्रेंथ का यूटिलाइज किया है, ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो डेफिनेटली अहमद रजा सबसे बेहतरीन कप्तानों में से उभरे हैं। अभी अगर रिसेंटली परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। ओवरऑल देखते आपके हिसाब से आपके 2 सबसे फेवरेट कैप्टन कौन से हैं एसोसिएट्स में से, इन आठों में से? कमेंट बॉक्स ओपन है, ज्यादा कमेंट करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। जिन्होंने भी वीडियो देखा है इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे के जाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद अपने काम में वापस जाइए। 2 आपके सबसे फेवरेट कैप्टन इन आठों में से कौन से हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को एफर्ट लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगातार अपडेट्स हम आपके सामने लेकर